स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या है? न्यूमोनिया एक रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशन है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है। ये पर्टिकुलरली किसको अफेक्ट करेगी? हमारे लंग्स को। न्यूमोनिया की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूमोनिया होता क्या है। न्यूमोनिया इज एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होता है, हमारी बॉडी में माइक्रोब्स एंटर हो जाते हैं। ऐसे ही निमोनिया में क्या होता है, लंग्स में माइक्रोब्स एंटर हो जाते हैं। ये माइक्रोब्स कौन से हैं? बैक्टीरिया और वायरस, जिससे कॉमनली निमोनिया होता है। फंजाई और पैरासाइट, जिससे लेस कॉमनली निमोनिया होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स में एंटर हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होगा तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा? दैट इन्फ्लेम्स। इन्फेक्शन से क्या होता है? इन्फ्लामेशन होती है। ये एक रफली में डायग्राम बनाया हुआ है लंग्स का। जब भी कोई एयरवेज के थ्रू, हमारे नोज के थ्रू हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया है हमारे लंग्स में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने लंग्स में एंट्री ली है, उसके बाद ये लंग्स में जो एयरवेज है उनको क्या करेगा? इरिटेट करेगा, स्वेलिंग कोज करेगा, जिसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। निमोनिया इज इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स। ये इन्फ्लामेशन लंग्स में पर्टिकुलरली कहां पर करता है? एयर सैक्स में। एयर सैक्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है इन वन और बोथ लंग, या तो एक ही लंग में या दोनों लंग्स में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो सकती है। ये कैसे होता है? हमारा जो वाइडर एयरवे है दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारा डिवाइड हो जाता है राइट प्राइमरी ब्रोंकस में, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में। क्योंकि राइट लंग में 3 लोब्स हैं एंड लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं। राइट लंग में जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है ये 3 लोबर ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। देन 3 लोबर ब्रोंकस में जब ये डिवाइड होता है उसके बाद ये फर्दर डिवाइड हो जाता है सेगमेंटल ब्रोंकस में, जो कि हर एक सेगमेंट में जाती है। सेगमेंटल ब्रोंकस और ज्यादा नैरो हो जाते हैं, किसमें? ब्रोंक्यूल्स में। एंड ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल्स पर क्या होते हैं? एल्वेलाई। इन एल्वेलाई को क्या बोलते हैं? एयर सैक्स। ये जो एयर सैक्स या फिर एल्वेलाई है ये हमेशा एयर से फिल रहते हैं। एक्चुअल जो गैस एक्सचेंज है वो यहीं पर होता है। इस साइड भी लेफ्ट लंग भी ये ब्रोंक्यूल्स के साथ स्मॉलर एयरवेज कनेक्टेड है। ये एयर सैक्स या फिर एल्वेलाई हमेशा एयर से फिल रहते हैं, लेकिन जब इनमें कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई एंटर हो जाता है तब ये इरिटेट हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इनमें स्वेलिंग हो जाती है। अब ये एक एल्वेलाई है सपोज, इस एल्वेलाई में क्या है? हमेशा एयर फिल रहती है, राइट? एयर फिल रहती है और एल्वेलाई किसके साथ गैस एक्सचेंज करती है? हमारी ब्लड कैपिलरीज के साथ। ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। नाउ जो ब्लड कैपिलरीज में CO2 है वो एल्वेलाई में चली जाती है और एल्वेलाई के थ्रू हमारे एयरवेज से नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है CO2। अब जो ऑक्सीजन आई है वो एल्वेलाई के थ्रू कैपिलरीज में चली जाती है। ये हो गया गैस एक्सचेंज कि ऑक्सीजन जो है हमारी ब्लड में चलेगी ताकि वो टिश्यूज को दे सके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नोज के थ्रू एक्सहेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है। एल्वेलाई या फिर एयर सैक्स का क्या काम है? गैस का एक्सचेंज करना। लेकिन निमोनिया में क्या होता है? इन एयर सैक्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये एयर सैक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? विच में फिल विद फ्लूइड और पस। इन एयर सैक्स में, इन एल्वेलाई में क्या होता है? फ्लूइड फिल हो जाता है या फिर पस यहाँ पर फिल हो जाती है। ये जो नॉर्मल एयरवेज थे इनके बीच में क्या होगी? पस फिल हो गई, पस या फिर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई। ये एक लंग को भी इन्फेक्ट कर सकता है, दोनों लंग्स को भी इन्फेक्ट करता है। ये थी नॉर्मल एल्वेलाई जो कि एयर से हमेशा फिल रहती है, जिसके कारण गैस एक्सचेंज होता है। लेकिन यहाँ पर अगर पस और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गई, सपोज ये क्या है? पस और फ्लूइड है, तो ये जो CO2 बाहर जा रही है ये नहीं जा पाएगी, CO2 यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी, एंड जो ऑक्सीजन अंदर आ रही थी वो भी नहीं जा पाएगी, वो भी यहीं पर ट्रैप हो गई, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी। उसकी वजह से गैस एक्सचेंज में ऑल्टर आ गया है, गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रही। इससे क्या होगा? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, क्या होगा? ये जो कंडीशन है जिसमें एयर सैक्स इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, एयर सैक्स में इन्फ्लामेशन हो गई है एंड फ्लूइड और पस फिल हो गई है, उसकी वजह से क्या होता है? निमोनिया होता है। निमोनिया की डेफिनेशन क्या है? एन इन्फेक्शन किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री की वजह से, दैट इन्फ्लेम्स एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स। लंग्स में पर्टिकुलरली एयर सैक्स को इन्फेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एयर सैक्स को इसलिए इन्फेक्ट करते हैं क्योंकि जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गए, ये क्या है? नैरो एयरवेज, आगे
एयरवेज नैरो होते जाते हैं। सो ये नैरो एयरवेज के बाद यहाँ पर एल्वेलाई में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो जाते हैं। जब एल्वेलाई में ट्रैप हो जाते हैं तो एल्वेलाई में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहां क्या होता है, फ्लूइड या फिर पस की एक्यूमुलेशन हो जाती है। नाउ निमोनिया क्या है? निमोनिया सीवियर भी हो सकता है, लेस सीवियर भी हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन की कंडीशन के ऊपर, कुछ फैक्टर्स के ऊपर। वैसे तो निमोनिया ट्रीटेबल है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट तब डिफिकल्ट हो जाता है जब पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि पर्सन की इम्यूनिटी वीक है। जब पर्सन इम्यूनिटी उसकी वीक होगी तो वो कौन सा पर्सन होगा? या तो वो 65 की एज से ऊपर का पर्सन होगा, ओल्ड एज का पर्सन होगा, या फिर 2 ईयर्स से कम का, इन्फेंट या फिर चिल्ड्रन, जिनकी इम्यूनिटी, अभी इन्फेंट की इम्यूनिटी क्या होगी, डेवलप नहीं होगी अच्छे से, वो भी इम्यूनिटी उसकी वीक है। जो ओल्ड एज पर्सन है उसकी इम्यूनिटी भी वीक होती है। या फिर कोई और कंडीशन जैसे कि कैंसर या HIV, उसमें भी पर्सन की इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होता है। सो उस कंडीशन में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक तरह से ट्रैप कर लेते हैं पर्सन को, उनके जो एयरवेज है वहां पर ट्रैप हो जाते हैं, वहां पर अपना घर बना लेते हैं। जब पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा तो ये कंडीशन और ज्यादा सीवियर हो जाती है, जिस केस में जो ट्रीटमेंट है वो मुश्किल हो जाता है। सो निमोनिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो हमारी सराउंडिंग्स में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं, जहां पर हम रह रहे हैं, हमारे घर में या फिर सोसाइटी में अगर हमको ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अगर हम हॉस्पिटल में किसी ट्रीटमेंट के लिए गए थे, वहां पर हमको निमोनिया हो गया, सो दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। सो ये टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे निमोनिया के। सो नाउ निमोनिया में क्या हुआ कि एल्वेलाई में पस फिल हो गई, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, पर्सन की जो ब्रीदिंग है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, उसको ब्रीदिंग करते टाइम चेस्ट पेन होगी, प्लस क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई है तो पर्सन को कफ आएगी बहुत ज्यादा। कफ के साथ ये जो थिक म्यूकस है वो भी आ सकता है। सो कफ क्या होगी, म्यूकोपुरुलेंट होगी, उसमें पस भी हो सकती है या फिर थिक म्यूकस हो सकता है। सो ये डिफिकल्टीज निमोनिया के बाद आती है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ निमोनिया। सो टाइप्स ऑफ निमोनिया में फर्स्ट आती है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। सो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है कि लंग्स के कौन से एरिया में, कौन से पार्ट में इंफेक्शन हुआ है एंड उसकी अपीयरेंस कैसी है लंग की। सो फर्स्ट आता है लोबर निमोनिया। सो लोबर निमोनिया नेम से क्लियर है कि लंग्स का कोई एक सिंगल लोब अफेक्ट होगा। सो राइट लंग के कितने लोब्स हैं, 3 लोब्स, लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हैं। सो कोई भी एक लोब किसी भी लंग का अफेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा लोब अफेक्ट नहीं होगा। एक सिंगल लोब का कोई एक पार्ट भी अफेक्ट हो सकता है या फिर फुल एक सिंगल लोब भी इन्फेक्टेड हो सकता है। सो लोबर निमोनिया में क्या होता है, ऑल और अ लार्ज सेगमेंट ऑफ पल्मोनरी लोब इज इन्वॉल्व्ड। सो राइट लंग के 3 लोब्स हैं, लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हैं। सो सपोज कि जो राइट लंग का मिडल लोब है वो इन्फेक्टेड है। सो ये मिडल लोब में या तो एक पर्टिकुलर एरिया, सपोज इधर इन्फेक्शन हुआ है, इधर निमोनिया हुआ है, सो इधर की जो एल्वेलाई है उनमें जो पस या फिर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी वो इन्फ्लेम हो जाएगी। अगर एक पूरा लोब इन्फेक्टेड है सो ये फुल लोब में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, पस या फिर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। सो लोबर निमोनिया में क्या होगा, एक पर्टिकुलर लोब इन्फेक्टेड होगा, एक से ज्यादा लोब इन्फेक्टेड नहीं होंगे। देन सेकंड है ब्रोंको निमोनिया। सो व्हाट इज ब्रोंको निमोनिया? ब्रोंको निमोनिया में क्या होगा कि ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के साथ एल्वेलाई अटैच है। सो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से जो इन्फेक्शन है वो स्टार्ट होगा। सो यहां से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ एंड ये इन्फेक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा। सो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल से स्टार्ट हुआ था, इसलिए क्या बोला है ब्रोंको निमोनिया, एंड ये क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। सो ये जो एक्यूमुलेशन है फ्लूइड की वो काफी सारी एयर सैक्स में हो सकती है। सो ये एक फुल लंग को भी इन्फेक्ट कर सकता है ब्रोंको निमोनिया। सो ब्रोंको निमोनिया क्या है, बिगिंस इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड स्कैटर्ड इन एयर सैक्स थ्रू आउट द लंग। सो थ्रू आउट द लंग इन्फेक्ट हो सकता है, ये एक लंग में भी हो सकता है, दूसरे दोनों लंग में भी हो सकता है, दैट इज ब्रोंको निमोनिया। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल निमोनिया। सो इंटरस्टिशियल निमोनिया किसको अफेक्ट करता है, एल्वियोलर वॉल्स को। सो एल्वियोलाई की जो वॉल्स है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम, इसलिए इसको बोला गया इंटरस्टिशियल निमोनिया। सो ये इसमें क्या होगा कि जो निमोनिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एल्वियोलाई की वॉल यानी इंटरस्टिशियम को अफेक्ट करेंगे।
नाउ टाइप्स ऑफ निमोनिया, सो इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और कैप। सो कैप क्या है, नेम से क्लियर है, कम्युनिटी। सो कम्युनिटी में पर्सन एक्वायर करेगा निमोनिया को। कम्युनिटी क्या है, हमारा होम प्लेस, वर्क प्लेस। सो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हॉस्पिटल को छोड़कर, हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर सेटिंग को छोड़कर अगर कहीं पर्सन को निमोनिया होता है, वो निमोनिया कोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्सन को अफेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज कैप, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मोस्टली विंटर सीजन में होता है, क्योंकि विंटर सीजन में इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत ज्यादा रैपिड होता है, एंड इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि कॉमन कोल्ड कोज करता है, वही निमोनिया भी कोज कर सकता है। सो दैट इज फर्स्ट टाइप, कैप। सेकेंड है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और हैप, HAP। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जब पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है, सो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है किसी और कंडीशन से, कोई भी इलनेस निमोनिया को छोड़कर उसके लिए पर्सन एडमिट है हॉस्पिटल में, लेकिन उस पीरियड के दौरान, उस टाइम पर जब वो एडमिट है, उसको निमोनिया हो गया है, निमोनिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसने पर्सन को अफेक्ट कर दिया है, तब उसको बोलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। दैट इज ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे अगर पर्सन को निमोनिया हो जाता है, सो दैट इज HAP, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ज्यादा सीरियस है अदर टाइप से। क्यों? एक तो पर्सन पहले ही किसी इलनेस की वजह से एडमिट है, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसको निमोनिया हो गया। सेकेंड थिंग, जो हॉस्पिटल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकते हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई असर नहीं होता, सो उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्सन को जो ऑलरेडी इम्यूनिटी उसकी वीक है क्योंकि वो इल है, तो ये जो कंडीशन है वो ज्यादा सीवियर हो जाती है उस टाइम पर। इसका हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का एक फर्दर सब टाइप है, दैट इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया और वैप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेंटिलेटर कब हम देते हैं किसी पर्सन को? वेंटिलेटर होता है किसी पर्सन को ब्रीदिंग की सपोर्ट देने के लिए। सो अगर किसी पर्सन को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग की, सो उसको वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर का सपोर्ट अगर दिया गया है, अगर इंटेंसिव केयर में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है ब्रीदिंग में, सो उस टाइम पर वेंटिलेशन पर जब पर्सन है तो उसको निमोनिया अगर हो गया है, ये निमोनिया कैसे हो सकता है? जो भी वेंटिलेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, उस पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं, सो उसको बोलेंगे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। सो ये भी बहुत सीवियर है क्योंकि पर्सन ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक है। देन थर्ड है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया और HCAP। हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया हैप, हॉस्पिटल एसोसिएटेड निमोनिया से डिफरेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में पर्सन एडमिट है, लेकिन हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया में पर्सन एडमिट नहीं होता, जस्ट नॉर्मल हेल्थ केयर फैसिलिटी लेने के लिए जाता है। सपोज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, OPD में हम आउट पेशेंट जो है सिटिंग लेते हैं, या फिर कोई नर्सिंग होम में हम मेडिसिन लेने जाते हैं, नॉर्मल सिटिंग हमारी होती है थोड़े टाइम के लिए, या फिर डायलिसिस सेंटर में, तब अगर निमोनिया हो जाता है, सो दैट इज HCAP। लास्ट है एस्पिरेशन निमोनिया। सो एस्पिरेशन क्या होता है? कोई भी अगर हम फूड या फिर ड्रिंक या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे फूड पाइप में जाना चाहिए था लेकिन चला जाता है विंड पाइप में, तो उसको बोलते हैं एस्पिरेशन। सो अगर फूड, ड्रिंक, कोई वॉमिट, सलाइवा हमारे विंड पाइप में एंटर हो गई है, सो वहां जाकर वो एल्वेलाई में ट्रैप हो सकती है, एंड वहां पर पस एक्यूमुलेशन या फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकती है एल्वेलाई में उस सब्सटेंस के कारण, इसलिए उसको बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। Now microorganism that causes pneumonia. So कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं? नाउ जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री और सिम्टम शो होने तक का पीरियड, वो डिपेंड करता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने निमोनिया कॉज किया है। सो बैक्टीरिया और वायरस ये सबसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं। सो सबसे पहले बैक्टीरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं? सो मैंने ओनली कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मेंशन किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म निमोनिया कॉज करते हैं। सो फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सो ये सबसे कॉमन बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसलिए इसका नेम में भी निमोनिया है। सो अगर कोई भी साइंटिफिक नेम अगर हम लिखते हैं, सो हैंड रिटन में अगर कोई भी साइंटिफिक नेम हमने लिखा है किसी स्पीशीज का, तो उसको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम उसको टाइप करें तो हम इटैलिक में लिखेंगे, अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, एंड देन एटिपिकल है क्लेमाइडोफिला निमोनिया एंड माइकोप्लाज्म निमोनिया। सो ये बैक्टीरिया में है कॉमनली। देन है वायरस, वायरस में राइनोवायरसिस, कोरोना वायरसिस,
इन्फ्लुएंजा एंड आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरसेस। सो जो आरएसवी है ये जो इन्फेंट्स होते हैं 1 ईयर तक के बच्चे, उनमें कॉमनली पाया जाता है। देन जो लेस कॉमन है वो है फंजाई। सो फंजाई और पैरासाइट्स मोस्टली उनको अफेक्ट करेंगे जो बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है। सो फंजाई में आते हैं न्यूमोसिस्टिस, ज़ेरोवेसी, देन एस्पेरगिलस और कैंडिडा अदर्स हैं। देन पैरासाइट्स में आता है टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई एंड स्टेरकोरेलिस एंड अदर्स। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म निमोनिया कॉज कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि निमोनिया को कॉज करते हैं। सो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि निमोनिया उन पर्सन्स में ज्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सो फर्स्ट फैक्टर है एज। सो एज में जो ओल्डर एज है दैट इज 65 और ओल्डर्स, इनकी क्या है इम्यूनिटी वीक होती है, ये ज्यादा इन्फेक्शन के साथ फाइट नहीं कर सकते। सो इसलिए इम्यूनिटी वीक है, निमोनिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म वीक पर्सन को ज्यादा टारगेट करते हैं। सो 65 और ओल्डर में ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं निमोनिया के। एंड लेस देन 2 ईयर से कम जो चिल्ड्रन है उनको भी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो अभी वेल डेवलप्ड नहीं होती। सो फर्स्ट है एज, नेक्स्ट है स्मोकिंग, देन क्रॉनिक लंग डिसीज। अगर रेस्पिरेटरी कोई डिसीज है जो कि क्रॉनिक है जैसे कि सीओपीडी। सो सीओपीडी क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसमें क्या होता है, अगर पर्सन लॉन्ग टर्म से इससे अफेक्ट कर रहा है, सो निमोनिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजिली इस पर्सन पर जो कि क्रॉनिक लंग डिसीज से सफर कर रहा है उस पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि सीओपीडी ज्यादा वल्नरेबल बना देते हैं पर्सन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। वो पर्सन को इतना डेबिलिटेटिंग और वीक बना देता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म निमोनिया वाले इजिली निमोनिया कॉज कर सकते हैं। देन है क्रॉनिक इलनेस। अगर कोई क्रॉनिक टाइम से पेशेंट को इलनेस है जैसे कि हार्ट डिसीज या फिर डायबिटीज, इससे भी पर्सन डेबिलिटेटिंग और वीक हो जाता है, जिससे चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं निमोनिया के लिए। देन है वीक इम्यून सिस्टम। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा पर्सन का कोई कंडीशन के कारण हो सकता है जैसे कि HIV या फिर कैंसर, उस पर्सन में भी निमोनिया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी जो मदर है उसके जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता, इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, उस टाइम पे भी मदर वीक होती है, तो तब भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं निमोनिया के। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। अब मैंने पहले बताया था कि एस्पिरेशन निमोनिया, उसमें क्या होता है कि फूड जो है फूड पाइप में जाने की बजाय या फिर कोई सब्सटेंस जो फूड पाइप में जाना चाहिए था वो एस्पिरेट हो जाता है कहाँ, विंड पाइप में। सो ये डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग कब होती है, जब हमारा गैग रिफ्लेक्स डिस्टर्ब हो जाता है। सो ये गैग रिफ्लेक्स कब डिस्टर्ब हो सकता है, जब हमारी ब्रेन में कोई इंपेयरमेंट है, कोई न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट है। सो वो कब हो सकती है, जैसे कि स्ट्रोक में हम एस्पिरेट कर सकते हैं। कोई न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट जैसे कि पार्किंसंस डिसीज, सेरिब्रल पाल्सी, या फिर अगर पर्सन ज्यादा सिडेटेड है, कोई उसने ऐसा सब्सटेंस लिया हुआ है जिससे उसके गैग रिफ्लेक्स डिस्टर्ब हो रहा है, एंड वो जो पार्टिकल है कोई भी सब्सटेंस की फूड, ड्रिंक, वॉमिट या सलाइवा उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा है। सो पर्सन सिडेटिव कब हो सकता है, सपोज उसने ज्यादा अल्कोहल ले रखी है ज्यादा अमाउंट में, या फिर कोई ऐसा ड्रग जिसने उसको ज्यादा सिडेटेड किया हुआ है, या फिर उसकी कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो गई है, वो लेस कॉन्शियस है। सो उस कंडीशन में भी निमोनिया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन निमोनिया। देन नेक्स्ट है रीसेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कोई रिसेंटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि कोई कॉमन कोल्ड हुआ है, कोई इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्शन हुआ है। सो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि वो ज्यादा सीवियर होकर निमोनिया भी कॉज कर सकता है। देन है हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अगर कोई पेशेंट स्पेशली हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और स्पेशली इंटेंसिव केयर में एडमिट हुआ है, अगर उसको वेंटिलेटर की सपोर्ट हुई है तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि उसको निमोनिया हो। नाउ अब हम पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि ये पूरा प्रोसेस निमोनिया का कैसे होता है। सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी कोई भी कोज के कारण अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, माइक्रोब्स एंटर रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक या बॉडी में एंटर होता है तो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, स्वेलिंग होती है, इरिटेशन होती है, म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, एंड
पर्सन की अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या होगा, कफ कोज होती है। देन उसके बाद क्या होता है कि जब एंट्री हुई है रेस्पिरेटरी ट्रैक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, देन वो फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे जो नैरो एयरवेज है उनमें पेनिट्रेट हो जाता है, पेनिट्रेट लोअर एयरवेज लाइक जो हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, उसके बाद वो कहाँ है, एल्वियोलाई में ट्रैप हो जाता है। एल्वियोलाई में जाने के बाद अब हमारी बॉडी को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्वियोलाई में है, तो क्या होगा, वेसो डायलेशन होगी, वहाँ की जो वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगी, वहाँ का ब्लड फ्लो जो अफेक्टेड एरिया का है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, कंसोलिडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड फिब्रिन। ल्यूकोसाइट्स क्या है, हमारे WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, और फिब्रिन वहाँ पर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे क्योंकि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सो वहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाएगी। कंसोलिडेशन क्या होता है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाना। देन कंजेशन, कंजेशन भी क्या है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाना, पस की एक्यूमुलेशन वहां पर हो जाना। सो एल्वियोलाई में जब इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन होगी है एल्वियोलाई की, स्वेलिंग होगी है, इरिटेशन होगी है, वहां पर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो गया है, WBCs वहां पर बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो एल्वियोलाई में क्या होगा, फिल्ड विद फ्लूइड और पस, एल्वियोलाई फ्लूइड और पस से फिल हो जाएगी। देन क्या होगा, कंसोलिडेशन, जब वहां पर फ्लूइड फिल हो गया, बहुत ज्यादा पस वहां पर एक्यूमुलेट हो गई है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स। एंड देन अल्टीमेटली क्या कोज होगा, निमोनिया। नाउ व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स, अगर निमोनिया किसी पर्सन को हो जाता है तो वो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी। सो साइन एंड सिम्टम्स इनिशियली तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई फ्लू या कोल्ड हो गया हो। सो जो फ्लू और कोल्ड में जो साइन एंड सिम्टम शो होते हैं, इनिशियली वही सिम्टम शो होते हैं, देन उसके बाद सीवियर सिम्टम शो होते हैं। सो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं निमोनिया में, चेस्ट पेन। सो चेस्ट पेन मोस्टली कब होता है, जब पर्सन डीप ब्रीदिंग करता है, अगर बहुत ज्यादा सीवियर तो नॉर्मल ब्रीदिंग पर भी पर्सन को चेस्ट पेन होगी, और कफिंग। सो कफ बहुत इंपॉर्टेंट साइन है इसका, एंड चेस्ट पेन। कफ में, कफ के साथ क्या होगा, फ्लैम और म्यूकस प्रोड्यूस होगा। सो म्यूकोपुरुलेंट कफ होगी। फ्लैम क्या होता है, फ्लैम होता है थिक म्यूकस, और म्यूकस वाली कफ होगी। यूजुअली जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है, जो निमोनिया बैक्टीरिया से कोज होता है, उसमें जो कफ होती है वो म्यूकस के साथ आती है। ग्रीन या येलो म्यूकस हो सकता है। जो एटिपिकल निमोनिया होता है उसमें व्हाइट म्यूकस आता है, एंड कॉमनली जो वायरस कोज करते हैं बैक्टीरिया, उसमें ड्राई कफ होती है। देन नेक्स्ट है फैटीग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। सो ये जो फ्लू वाले साइंस होते हैं वो शो होंगे। फैटीग, बॉडी में एक होगा, थकावट लगेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। देन है फीवर, फीवर होगा, उसके साथ चिल्स और स्वेटिंग होगी। सो ये फ्लू लाइक सिम्टम्स है। देन नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया भी हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीवियर केसेस में बहुत ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकती है लिप्स की, नेल्स की। एंड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन किस में होती है, ओल्ड पीपल में। सो जो ओल्डर होते हैं ज्यादा, उनमें कंफ्यूजन के साइन भी देखने को मिलते हैं। मेंटल इम्पेयरमेंट के साइन देखने को मिलते हैं। Management of pneumonia will be in part 2, which is given in the link in the description box. You can check that. And if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.